चलिए भाई, नमस्कार बच्चों। एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग हेडिंग डाल के छोड़े हुए थे बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। तो चलो देखा जाए। तो इसमें हम लोग कई मॉलिक्यूल देखे थे, है ना, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल को हीट करके CO2 का लॉस होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो एक क्लास में मेथड लिखवाया था सोडा लाइम प्रोसेस वाला, है ना। तो वो सोडा लाइम प्रोसेस से ही डायरेक्ट एल्केन बनता है, बाकी किसी से डायरेक्ट एल्केन नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग मैकेनिज्म सेम है, इस वजह से हम लोग सारा एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो जरा। तो इसमें एक था बीटा कीटो एसिड्स, है ना। बीटा कीटो एसिड को अगर हम लोग हीट कर देंगे तो इसमें से डी कार्बोक्सिलेशन होगा। जैसे देखो ऐसा कुछ मान लीजिए अपने पास है R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सिंपली हीट करें अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन कहा जाएगा, ये अल्फा कार्बन कहा जाएगा और ये बीटा कार्बन कहा जाएगा ना। तो बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया, जो जनरल क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, दैट इज बीटा कीटो एसिड। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फीचर ऐसा है कि यहां से ये CO2 जो है वो बाहर हो जाएगा, है ना, और ये H सीधा यहां आकर जुड़ जाएगा। मतलब जो कंपाउंड अपने को मिलेगा R C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा CH3 और साथ में लॉस क्या होगा CO2 का। ठीक है, CO2 गैस। अगर इस प्रोसेस को ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा S क्या है, ग्रेटर देन 0। दिखाई दे रहा है सबको, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल मिल रहा है और एक इनमें से, है ना, एसेंशियली गैस है। तो अगर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव तो किसी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो ये इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो अगर प्रोडक्ट बनाना है सिंपली अपने को, तो बस सिंपली ये CO2 बाहर करोगे, ये H लाके यहाँ पर जोड़ दोगे, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा और CO2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा जानने की जरूरत है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, है ना। जैसे देखो देखो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बेसिकली अपने को ऐसे ओरिएंट किया रहता है, अरेंज किया रहता है। ठीक है, अच्छा, इस ऑक्सीजन पे है पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाले ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि इस ऑक्सीजन के से क्या कर सकता है, इसको खींच सकता है ना, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ये। फिलहाल यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा ही ना, क्योंकि ये HO से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही, ऐसा ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड की बात करें जैसे इसमें है, बीटा कीटो एसिड में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन होगा वहां वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तभी होगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा, नहीं, यहां पर है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अपने को ऐसे ओरिएंट कर लिया। अब जब इसको हीट करते हैं तो कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है। देखो कैसे होता है ना। यहां से ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आया, तो यहां पर इस कार्बन पे देखो दो, एक तीन और एक ये बॉन्ड आ जाएगा तो चार, ये पांच बॉन्ड बना रहा है, नहीं। तो जब ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे टूट जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब बॉन्ड इस पे टूट जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की भी 5 वैलेंसी हो रही है। तो इस तरह से कुछ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, है ना। और बीच में जब ये चीज हो रही होती है तो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जरा देखिए, RC, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है ना। पहले मैं बना लेता हूं, फिर उसके बाद इसकी बात समझी जाए। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है, तो ये वाला टूट रहा है। तो ये एक यहां पर, है ना, एक बीच में
जब ये बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा था तो बीच में मैंने एक फोटो खींची है ना, जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो ये ऐसे देखा गया। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट। नहीं ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है पता है, आप पढ़े है ना, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो जो एनर्जी प्रोफाइल होता है उसमें हाईएस्ट एनर्जी पर है ना जो स्पीशीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट अगर कोई पूछे तो साइक्लिक है क्या? ठीक है, अब देखो इस पर सवाल आता है ना, कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नहीं, तो इस रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो साइक्लिक होगा, ये बात अब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग पहले भी पढ़े हैं एक बार, है ना, याद करिए। हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जब वो कॉन्जुगेटेड डाई इन होता था तो नहीं वो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाता था, साइक्लिक, याद आ रही है बात? तो वहां पर भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट था, यहां पर भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये सब बात अब आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे, अब क्या होगा, जो बॉन्ड टूट रहा था वो बॉन्ड टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा, R C O H, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और प्लस बाहर जो स्पीशीज जा रही है वो जा रही है CO2। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड है ही, और यहां से ये CO2 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना और CO2 बाहर गया। तो अब ये तो ये बना नहीं सर, कि बना है? देखो जरा ध्यान से, बना है ना, ये इनॉल फॉर्म है क्या? है ना, दिस इज इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म अगर होगा तो वापस से टॉटोमराइज करके, है ना, हम लोग क्या बना देंगे? RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ये टॉटोमराइज करके वापस अपना वो कंपाउंड बना देगा। मतलब जितने आसानी से हम लोग यहाँ पर बता दे रहे थे कि CO2 बाहर हो जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, उतने सिंपल शब्दों में ऐसा हो नहीं रहा। वो कैसा रहा है? पहले इनॉल बन रहा है, इनॉल के बाद फिर कीटो फॉर्म में जा रहा है ना। तो यहाँ इस मैकेनिज्म से हम लोग एक बात सीखे, क्या सीखे? ये सीखे कि भाई ऐसे बीटा कीटो एसिड जिनका इनॉल फॉर्म स्टेबल ना हो, स्टेबल ना हो कहने का मतलब स्ट्रक्चरली पॉसिबल ना हो, जिनका इनॉल फॉर्म स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं होगा वो डीकार्बोक्सिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो इनॉल ही बन रहा है। समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। देखो मान लो ये सवाल है, ठीक है, देखो मान लीजिए ये है COH और ये है डबल बॉन्ड O, और इसको कर रहा है हीट। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है जिसपे COH जुड़ा है, ये बीटा कार्बन है ना। जब इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, नहीं इनॉल बनता है। देखो ये कार्बन अल्फा था, ये कार्बन अल्फा था, ये कार्बन बीटा था, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आया है, दिख रहा है? तो अब इस स्ट्रक्चर में क्या ये बीटा कीटो एसिड है? देखो COH जिस पर जुड़ा है ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन बीटा हो गया, तो ये बीटा कीटो एसिड है, और इसमें हीट दे दिया है, तो हम लोग तुरंत सोचेंगे कि बढ़िया यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, H लाके यहाँ जोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सवाल में कि क्या ये डीकार्बोक्सिलेट होगा, तो पहले हमेशा इसका इनॉल फॉर्म सोचोगे, मैकेनिज्म पता होके, है ना, हम लोग यही सीख रहे हैं कि पहले हम लोग सोचेंगे कि यार देखो पहले तो इनिशियली यही बनेगा ना, ऐसा यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ OH, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि देखिए ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड आता है। तो पहले आप ये इनॉल फॉर्म सोचेंगे और तब फिर सोचेंगे कि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगा कि नहीं। क्लियर है बात? तो जरा बताओ कि क्या ये डीकार्बोक्सिलेट हो पा रहा है? क्या ब्रिजेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। ब्रिजेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल, पढ़े थे हम लोग।
तो इसका मतलब यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बात हम लोग मैकेनिज्म से यहां पर सीखे। क्लियर हुआ ना बात? तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, इस तरह से टूट के है ना CO2 का लॉस होता है। क्लियर है? वन स्टेप मैकेनिज्म है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, सीधा यहां से प्रोडक्ट ये बन गया, ये बन गया, मतलब वो बन गया। ठीक है, चलिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और यहां पर कर लें, लिख लिया है सबने? एक बार इसको सब लोग नोट कर लो, फिर यहां पर एक बात हम और समझाते हैं आपको। देखो तो जरा, अगर मान लीजिए ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस पर कायरलिटी हो, कायरलिटी हो मतलब यहां पर जो एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसकी जगह कोई दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाए और यहां से H आ जाएगा, फिर फाइनली टॉटोमराइज होकर आएगा ना ये वाला H। ठीक है, तो अगर ये कार्बन कायरल होगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जरा सोचिए, जब तक मैं आगे का इंतजाम करता हूं। हाँ भाई देखो, तो सोच लिया है, लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। देखो तो जरा, मान लो ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया आपको, दिस इज कायरल, है ना, और ये एक ही फॉर्म में है अपना, डी ऊपर है CH3 नीचे है, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, तो ये अल्फा ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है, हीट करेंगे तो CO2 का लॉस होगा, H आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब आपके सामने चार ऑप्शन रख देगा और पूछेगा कि बताओ ये कार्बन जो कायरल था उसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा। समझ रहे ना बात? तो पढ़े हम लोग, अगर आप लिंक करिए टॉटोमराइजेशन एंड रेसमाइजेशन से तो हो जाएगा। देखो अब मैं जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब मैं प्रोडक्ट सीधा नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि अब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो अपने को मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व करना होगा और उसके बिना हम लोग नहीं लिखेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा RC, यहां मैं लिखूंगा OH और मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगा C और यहां पर आ जाएगा D और CH3, चाहे D ऊपर चाहे, है ना, ये प्लेन में ही है, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों में से कहीं भी किसी को बना दूंगा। पहले मेरा इनॉल फॉर्म ही बनेगा, बोलिए जरा, है ना, और अब इस इनॉल फॉर्म का होगा टॉटोमराइजेशन। तो टॉटोमराइजेशन कैसे होगा, ये H प्लस निकलेगा यहां से, इस पर आएगा निगेटिव, ये निगेटिव इधर आएगा रेजोनेंस से इस कार्बन पे, है ना, तो इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा और इस पे हमने लगभग पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, याद है ना, कि जब ये है तो ये p ऑर्बिटल में है क्योंकि रेजोनेंस कर पा रहा है, तो अब इसमें जो d जुड़ेगा वो अबव द प्लेन भी जुड़ सकता है और बिलो द प्लेन भी जुड़ सकता है, याद आ रहा है ना, क्योंकि ये p ऑर्बिटल बोर्ड के अबव एंड बिलो है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो अब जब यहां से जब इसमें H प्लस ये जुड़ेगा तो ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है, मतलब जब दोनों तरफ से जुड़ेगा, याद है इस पर बात किए थे हम। तो एक बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहां पे मैं बना देता हूं DCH3H और दूसरा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं बना देता हूं CH3DH। बोलो जरा, क्लियर हुआ बात ना?
मतलब एक अबव जुड़ा और एक बिलो जुड़ा, और अबव बिलो जुड़ने से इसके कैरिटी के दोनों प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, जरा मुझे बताओ। अच्छा, फिर से वहां मत कंफ्यूज होना, है ना, कि सर ये ऐसे ऊपर नीचे कैसे जोड़ दिए। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर भी हमने यही बात की थी, यहां पर भी हम यही बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन से परेशान नहीं होंगे। रिप्रेजेंटेशन तो कैसे भी दिया रहेगा, बस हमको ये पता होना चाहिए कि ये और ये दो बनेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर एक तरफ से एक ही कार्य सेंटर है, तो एक तरफ से जुड़ेगा तो एक फॉर्म बनेगा, डी फॉर्म या एल फॉर्म, और दूसरी तरफ से जुड़ेगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा, डी फॉर्म या एल फॉर्म। तो यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं अगर अपने को, तो एक ऑफकोर्स डी होगा, और दूसरा क्योंकि इसका मिरर इमेज है तो दूसरा वाला एल होगा। समझ गए बात। मतलब अपने को यहां पर मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है रेसिमाइजेशन एंड टॉटोमराइजेशन, यहां के बाद, है ना। यहां के बाद रेसिमाइजेशन एंड टॉटोमराइजेशन ही है। ये इनॉल फॉर्म है, इस कार्बन का कायरल होने का चांसेस है जब ये टॉटोमराइज करेगा, तो ये दोनों फॉर्म बनेंगे, तो वही चीज है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग को ये भी कंफ्यूजन है, सर ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज कैसे। तो मिरर ऐसे रखो ना भाई, ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, मिरर ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रख देंगे मिरर, तो इसका मिरर इमेज ये वाला बनेगा, दिख रहा है ना। ये मिरर नहीं है, ये दूसरा प्रोडक्ट बनाया हुआ है। क्लियर बात। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलेंगे। तो जब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होगी तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, एंड नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली। जैसे मान लो ये भी सवाल पूछ सकता है, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए कि अपने डी या एल में था, तो बोलेगा क्वेश्चन में कि जब इसको डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन था, और जब आप डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया बात, है ना। ये वही बात है टॉटोमराइजेशन वाला। बढ़ा जाए आगे, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका रहने वाला है। चलिए, तो देखो बीटा कीटो एसिड इस तरह से डीकार्बोक्सिलेट करता है। अब देखो दूसरा क्या था, दूसरा था जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जरा, तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए, अच्छा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी जेम और विसिनल, याद आ रहा है, आइसोमेरिज्म में भी पढ़े हुए हैं। देखो ये कार्बन पर इधर भी COH है और इसी कार्बन पे ये भी COH है, तो एक कार्बन पर दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जेम, है ना, जेमिनल। तो जेम डाइऑल, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी तरह से, तो वही लिखा हुआ है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं। और अगर फंक्शनल फीचर देखो तो ये अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो बीटा कीटो एसिड टाइप का ही है, इसीलिए ये भी यही रिएक्शन दे देगा। तो जब इसको भी हीट करेंगे हम लोग, तो चाहे इधर वाले CO2 से, चाहे इधर वाले, दोनों में से किधर से भी, क्योंकि इधर तो दोनों CO2 है। अगर कुछ मॉलिक्यूल में ये वाला CO2 बाहर होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल में ये वाला CO2 बाहर होगा, ठीक है ना। दोनों में से किसी को भी बाहर करा सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो अगर ये CO2 बाहर हुआ तो ये वाला H यहाँ जोड़ दोगे, अगर ये बाहर हुआ तो ये वाला H यहाँ जोड़ दोगे, तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 प्लस साथ में CO2 का लॉस होगा, ठीक है। तो आपको फंक्शनल फीचर पहचानना है। अगर जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और एरो पर हीट लिखा हुआ है, तो आप CO2 बिना सोचे बाहर करा देंगे और सिंपली प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर इसके भी मैकेनिज्म पार्ट में मैं जाऊं, तो देखो ये मॉलिक्यूल भी सेम उसी तरह से अपने आप को क्या कर लेता है, ओरिएंट कर लेता है ना, क्योंकि ठीक है ऐसा, और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो सेम वही चीज होगा, जब आप हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहाँ बन जाएगा COH, यहाँ पर COH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया। नहीं, इसमें भी बीच में
एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर भी बनेगा, है ना। इसमें भी वही वाला स्ट्रक्चर जो बनाए थे वो अंडरस्टूड है, यहां पर भी बनेगा और फिर इनॉल फॉर्म बनेगा। और यहां से अगर हम लोग इसको टॉटोमराइज करा दें तो यहाँ पे बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। मतलब अगर यहाँ पर भी ये कार्बन का कायरल होने का चांसेस है, जैसा पीछे एग्जांपल किया, तो यहाँ पर भी आपको दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे एक बार, है ना, D फॉर्म और एक बार L फॉर्म। क्लियर हुआ बात? तो ये इसका कहानी है। इसमें इस कार्बन पर 2 OH है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये sp2 कार्बन है ना। sp3 में जब एक पर 2 OH होगा तो H2 बाहर होगा, sp2 में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। समझ गए बात? तो ये हो गया इसका। इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली पहले जैसा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब तीसरा जो था वो था क्या, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। तो जैसे मान लो हम लोगों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो बीटा और गामा के बीच में अनसैचुरेशन है, और जब इसको भी हम लोग हीट करेंगे तो सिंपली यहाँ से CO2 बाहर करोगे और H लाकर यहाँ जोड़ दोगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और साथ में CO2 क्या है, बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। देखो, जब आपको सिंपली प्रोडक्ट लिखना है तो आपको बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। मतलब आप सिंपली अगर ऐसा प्रोडक्ट देखे और उस पर हीट है और स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बात नहीं कर रहा तो फिर जबरदस्ती का मैकेनिज्म या परेशान नहीं होंगे। फिर तो हम लोग सीख ही रहे कि CO2 बाहर करो, H ला के जोड़ो, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, वही चीज पिछले दोनों केसेस में थी। लेकिन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री या डिटेल में या मैकेनिज्म की बात ही करेगा तब फिर हम लोग को मैकेनिज्म से सोचना होगा। ठीक है, इसका भी अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो ये मॉलिक्यूल भी अपने आप को ओरिएंट कुछ ऐसा ही किया रहता है, ऐसे ओरिएंट किया रहता है। ऑल्दो यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, लेकिन इस मॉलिक्यूल को, है ना, जब ये डीकार्बोक्सिलेट होगा तो यहां वाला कार्बन इस H को, है ना, ट्रैप कर लेता है, इसीलिए ये इस तरह से ओरिएंटेड रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें भी जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। अच्छा, इसमें भी बीच में सेम वही चीज, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर क्या बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ये CO2 बाहर गया है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा। तो मैं इसका जो प्रोडक्ट लिखूंगा मैं लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लिखूंगा, CH2 प्लस साथ में CO2 का लॉस हो रहा है। दिखा? अब देखो ये क्वेश्चन का मैकेनिज्म कब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली तो CO2 बाहर करो, प्रोडक्ट बना दो, ये जो बना है जो बना सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता, C14 इसको लिख देता और फिर आपको बोलता कि प्रोडक्ट लिखो, तब आप क्या करते हैं, C14 यहाँ लगा देते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड पर है सर, तो यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन तुरंत गलत हो जाएगा और वही ए ऑप्शन दिया होगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन देकर मतलब हम बाकी के ऑप्शंस पर ध्यान ही नहीं देते, हमको लगता है कि एकदम बस एकदम समझ में आ गया, हो गया आंसर, है ना। तो देखो अब जरा ध्यान से देखो कि अगर ये C14 होता, ये वाला, तो कौन से कार्बन पे C14 आता, मेरे हिसाब से इस पे आता, मतलब ये आंसर होता। और ये ऑप्शन जनरली क्या होगा, डी, है ना, क्योंकि उस पर आपकी नजर ना जाए। समझ के बाद, तो ये हो गया इसका भी मैकेनिज्म और कैसे हम लोग इसमें प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। चलिए फिर देखो,
अब एक इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं बात को। हम लोगों ने ऐसा मॉलिक्यूल बीटा कीटो एसिड ऐसा लिया था ना, CH2C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिया था क्या, है ना, ये अल्फा ये बीटा। अगर आप इसमें देखें तो बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है ना। अगर आप देखें कि जो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें भी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 था, याद आ रहा है अभी जो किए, है ना, अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड, तो ये CH और ये CH2 ऐसे ही तो था। तो मतलब कि एक स्ट्रक्चरल फीचर हम लोग अगर ऐसा लिख दें कि भाई ये X डबल बॉन्ड Y और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा अल्फा और बीटा पे X डबल बॉन्ड Y टाइप का कोई भी कंपाउंड हो, है ना, अनसैचुरेशन हो यहाँ पर, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो है वो डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं। जरा देखो ये कर रहा था, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये अल्फा ये बीटा, देखो यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर भी यही चीज थी। अगर यहाँ पर देखो CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पर भी है, दिख रहा है ना। तो ये भी अनसैचुरेटेड था, ये भी था, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O था, यहाँ C डबल बॉन्ड C था, तो वो सारे डीकार्बोक्सिलेट कर रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये रेस्ट्रिक्टेड केवल इन्हीं तीनों तक नहीं है, ऑल्दो जनरली हम लोग को इन्हीं तीनों का सवाल आता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड यही तक नहीं है, है ना, मतलब ये X डबल बॉन्ड Y कुछ भी हो सकता है, ये X डबल बॉन्ड Y जो है ये N डबल बॉन्ड O भी हो सकता है ना, ये अगर हम लोग बात करें तो C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी मान सकते हो, है ना, कीटोन भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग देखें अगर हम लोग NO2 की बात करें, है ना, तो NO2 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना बात। अगर हम लोग देखें तो CH डबल बॉन्ड NH इमीन भी हो सकता है, अगर हम लोग बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH भी हो सकता है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है। मतलब ये जो ग्रुप है X डबल बॉन्ड Y, उसमें से तीन तो हम लोगों ने देखा ही है कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C, लेकिन इसकी जगह पर कोई भी C ना भी हो, यहाँ पे C की जगह पर क्या हो, N डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NO2 C ट्रिपल इमीन, ये नाइट्राइल एल्काइन एल्कीन, है ना, कुछ भी होगा तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन सोचेंगे, समझ गए। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू मतलब सिंपली हीट करने पर, कोई पूछे कि कहां कहां हो सकता है, तो जिनके पास ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर होगा वहां सब जगह हो जाएगा। क्लियर हुआ ना बात, कि अल्फा कार्बन से कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, है ना। अगर आप इन सब का एग्जांपल देखें तो दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो यहां पर अगर अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन बड़े आसानी से सोच लोगे, समझ के बाद। अगर कोई पूछे कि कंपेयर इन रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो बस ठीक है, NO2 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर नाइट्राइल हो जाएगा, समझ रहे बात, फिर उससे ऐसे कीटोन हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद NO हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, मतलब वो अपना जो -I इफेक्ट और -M इफेक्ट वाला बात था उसी ऑर्डर से सोच लोगे। खैर परेशान मत होना, इतना आपको जनरली ऐसे पूछेगा NO2 CN कार्बोनिल, ताकि आप इजिली डिस्टिंग कर पाए, है ना। अब आपको NO और CH2 इस तरह का नहीं पूछ लेगा, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, समझ के बाद। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन सब जगहों पर आप CO2 का लॉस करा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसमें जो नेक्स्ट था उस पर भी आ जाए थोड़ा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था सॉल्ट ऑफ ना,
सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है। इसका थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है बीटा कीटो एसिड का, सॉल्ट का, है ना। तो ये थोड़ा पहचानना। देखो तो जरा, जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, और इसको हीट लिखा है, तो इस बार ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, वो तो है ही, लेकिन इस बार ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, उसका सॉल्ट है ना। तो जब उसका सॉल्ट भी होगा तो भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा ही, लेकिन मैकेनिज्म वो फॉलो नहीं होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला मैकेनिज्म दूसरा फॉलो होगा, है ना। जरा देखा जाए, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, है ना, तो इसमें होता क्या है कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसमें हीट करने की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज होना सर, ये जब इधर आएगा तो ये वाला इधर जाना चाहिए, तो रेजोनेंस ऐसे ही हो रहा हो, वो रेजोनेंस हो रहा है, वो तो होता ही रहेगा, उसके लिए हीट की जरूरत नहीं है। जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट से कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे, है ना, क्योंकि हीट करने से मॉलिक्यूल में कुछ बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्यों नहीं। तो इस वजह से जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, और ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जब ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन पे वैलेंसी तो है नहीं, है ना, 4 बॉन्ड हो गए, 2 ये है और 2 ये बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये यहाँ से ये वाला कार्बन बाहर जाएगा, समझ के बात ना। तो बनेगा क्या, देखो बनेगा R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, और CH2 पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पर बाहर होगा कौन, CO2। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जो प्रोसेस का भी एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। एक थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल गैस बाहर जा रही है, एंट्रोपी ऑफ द चेंज पॉजिटिव है, और जो बनने वाला स्पीशीज है, जो ये कार्बेनाइन बन रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिख रहा है ना। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है इसमें से डीकार्बोक्सिलेट होने का, वो 3 हो गए, कि एक CO2 लॉस हो रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, और जो स्पीशीज बन रही है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो भी स्टेबल है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है इन जनरल हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे सवालों में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अगर आपसे पूछेगा कि भाई कितना, इसका जो रेट है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, मतलब आसानी से डीकार्बोक्सिलेट करेगा या मुश्किल से करेगा। तो CO2 तो सब में बाहर जाएगा, एंट्रोपी चेंज तो सबका पॉजिटिव होगा, इसमें अलग अलग R पार्ट या अलग अलग जो स्पीशीज होंगे, है ना, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि रेट क्या होने वाला है, ठीक है ना। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, दिस कार्बेनाइन, समझ गए बात। और फिर जो ये बन गया है इसमें फिर अब हम लोग H+ डाल देंगे, है ना, तो H+ डाल दोगे तो H+ आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH3, समझ के बात, ऐसा बन गया, है ना। तो ये जितना स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा। ये बात सबको समझ में आई कि सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड को अगर हम लोग डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो भी यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसके ड्राइविंग फोर्स है ना, और ये जितना स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा। ऑल्दो इससे एल्केन नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने बात करी है कि भाई हम लोग ये सिर्फ एल्केन बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये एक फेमस मैकेनिज्म है, फेमस रिएक्शन है, तो इससे पढ़ ले रहे हैं हम लोग सारे टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। अच्छा, अब देखो ये मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन केवल बीटा कीटो एसिड के सॉल्ट तक ही सीमित नहीं है ना। कोई भी ऐसा स्पीशीज जिनके पास कार्बोक्सिलेट आयन हो और वो एक स्टेबल कार्बेनाइन दे रहे हो CO2 के लॉस के बाद इस तरह से, तो वहां वहां ये डीकार्बोक्सिलेशन वहां भी हो जाने वाला है, समझ के बाद। तो जैसे इतना पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल इसमें देखते हैं।
देखो क्या बोला गया कि किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल में जहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो, जो एक स्टेबल कार्बन आयन दे रहा हो डीकार्बोक्सिलेशन पे, उन सब जगहों पर ये मैकेनिज्म सोचोगे। जैसे देखो, है ना, मान लीजिए अगर अपने क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कुछ, PH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस हीट, है ना, यहाँ सोचेंगे क्या, या देख लो CH2 CH CH2 COO माइनस हीट, यहाँ सोचेंगे क्या, है ना, या मान लो ऐसा हो जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C COO माइनस हीट, यहाँ सोचेंगे क्या, है ना, या मान लीजिए ऐसा हो जाए CH2 NO2 COO माइनस हीट, सोचेंगे क्या, या मान लीजिए ऐसा एग्जांपल आ जाए, है ना, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, और ये है COO माइनस हीट, ठीक है, या मान लो ऐसा हो जाए, या सिंपली ऐसा बेंजीन ही दिया हो COO माइनस हीट, है ना। तो जैसे अगर आप देखिए ध्यान से, ये सब बीटा कीटो एसिड के सॉल्ट नहीं है, ये सब अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट है, और आपको ऐसा हीट दे दिया है ना, तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग सोचेंगे कि नहीं, बिल्कुल सोचेंगे। अगर इसको ऐसा बाहर करोगे तो यहाँ पर जो कार्बन आयन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, CH2 पर माइनस, नहीं, CO2 के लॉस होने पर ये कार्बन आयन मिल रहा है, और इसका स्टेबिलिटी हम लोग को मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है इसलिए हाईली स्टेबल है। इसको कौन सा कार्बन आयन बोलते हैं बोलो जरा, इसको क्या कार्बन आयन बोलेंगे, बेंजाइल कार्बन आयन बोलेंगे ना। सो दिस इज बेंजाइल, ये नाम याद है ना सबको, भूल तो नहीं गए, क्योंकि कई बार अब ये सब आएगा ना, तो ये कार्बन आयन स्पेलिंग देख लेना, है ना, वैसे भी बहुत सारी स्पेलिंग पहले भी गलत लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, स्पेलिंग के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, है ना। तो बेंजाइल कार्बन आयन, ठीक है, और रेजोनेंस में है इसलिए स्टेबल है। इसको देखो जरा, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन सोच लेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है। देखिए बन रहा है क्या, CH2 माइनस ऐसा बन रहा है। इस कार्बन आयन में भी ऐसा रेजोनेंस है, दिखाई दे रहा है। इसको क्या नाम देते हैं, एलाइल कार्बन आयन, याद है। एलाइल किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर अगर पॉजिटिव निगेटिव या कुछ भी हो तो उसको हम लोग एलाइल बोलते हैं, है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन जो होता है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो एलाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो एलाइल कार्बन आयन हो जाएगा, है ना। तो ये भी स्टेबल है। अगर इसकी बात किया जाए, यहां पर होगा क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड C, क्या, ये तो हाईली स्टेबल होता है, इससे और इससे ज्यादा स्टेबल है ये, एल्काइन का एल्काइनाइड आयन, है ना, हाईली स्टेबल है, मतलब इन दोनों से काफी ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। तो जहां जहां स्टेबल कार्बन आयन मिल रहा है वहां वहां ये प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आराम से करा दोगे, अगर हीट दिया है मतलब इसीलिए दिया है, क्लियर हुआ ना बात। अब जैसे ये है, तो यहां पर भी जब आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे CO2 बाहर जाएगा, तो ऐसा बनेगा ना, N डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा CH2, इस पर माइनस चार्ज। क्या ये स्टेबल है, हाँ बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है इसका, और माइनस आई इफेक्ट NO2 का सबसे ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर भी स्टेबल बन रहा है, यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेट करा दोगे। इसको देखो, अगर हम लोग यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेट कराएं, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऐसा, तो जो बनने वाला स्पीशीज है वो ये है मेरे हिसाब से, देखिए, है ना। अब इन तीनों NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, क्या, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, और ये वाला कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड खुद में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, sp3 से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना sp2, तो sp2 कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने आप में स्टेबल है, और तीन तीन NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है,
तो इसको स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर भी बड़े आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, बोलो भाई, है ना, ये फिनाइड टाइप का आयन है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होता, है ना। चलो समझाते हैं। देखो यहां पर भी ऐसा अगर हो जाए तो फिनाइड, है ना, ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइड कार्बन आयन। वैसे तो सबने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पिछले साल पढ़ा है। देखो फिनाइड कार्बन आयन, तो ये वाला रेजोनेंस में नहीं है, ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। sp2 मतलब ये बेंजीन है, इस बेंजीन के प्लेन में, और ये जो पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस करते हैं ये तो बेंजीन के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, तो पता है अपने को। तो ये बड़े मजे से रेजोनेंस कर रहे हैं आपस में, लेकिन क्योंकि इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में है ये नेगेटिव चार्ज वाला, तो उसके साथ तो ओवरलैप नहीं हो सकता, है ना। तो इस वजह से ये रेजोनेंस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज किससे है ना, इन सभी sp2 कार्बन के माइनस आई इफेक्ट से, या इसकी बात करें तो NO2 ग्रुप्स के माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, तो यहां पर भी क्योंकि फिनाइड कार्बन आयन है और ये sp2 पर नेगेटिव चार्ज है, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे sp2 कार्बन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए, है ना, तो हल्का हल्का खींच रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ वाला कार्बन आयन भी जो है वो स्टेबल कैटेगरी में आता है। मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, दिस इज फिनाइड आयन और ये साइक्लोहेक्साइड आयन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, कंफ्यूजन रहती है बहुत लोगों को, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ऐसी है कुछ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसा बहुत सारा सवाल दिया रहता है ना, आईटी में भी पूछा जा चुका है, ये कार्बन आयन इज स्टेबल, है ना, इससे तो कहीं ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो यहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन सोच लेंगे। तो कहानी समझ में आई? इस मैकेनिज्म में जहां जहां स्टेबल कार्बन आयन बनने के चांसेस होंगे, सब जगहों पर आप डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े, 4 तरीका पढ़ लिए और एक सोडा लाइन बाकी है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा, है ना, इस पर सवाल करते हैं। लिखो, राइट प्रोडक्ट्स
ठीक है, इतना करिए, पहले सारा क्वेश्चन लिख लीजिए पॉज करके। हो गया, चलो देखा जाए तो इसमें बस अब आपको क्या करना है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए मैकेनिज्म सोचोगे, और सोचेंगे क्या मतलब वो हम लोग बात पढ़ ही लिए तो वो अप्लाई करेंगे सीधा, है ना। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी है तो वो स्ट्रक्चरल फीचर पहचानेंगे कि क्या यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगा या नहीं, बस ये चीज सोचोगे। तो अब देखो जरा इसमें इसमें ये अल्फा कार्बन, ये बीटा बीटा कीटो एसिड है, होगा ना। तो ये CO2 बाहर करो, H यहाँ जोड़ दो, तो बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया होगा। समझ के बात ना। अब इसमें जबरदस्ती मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछ रहा, यहाँ और कोई बात नहीं पूछ रहा, है ना, तो सीधा आंसर कर देंगे। इसको देखो, ये COH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कीटो एसिड हो गया। और अगर इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन से 2 COH ग्रुप्स हैं, है ना। तो ये जेम डाई कार्बोक्सिलेट भी हो गया, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। तो दोनों में से कोई भी फैक्टर, है ना, क्योंकि ये दोनों तरह से डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है ना, या तो ये बाहर जाएगा या ये, दोनों में से कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चाहे बीटा कीटो समझ के इसको डीकार्बोक्सिलेट कराओ, चाहे जेम डाई कार्बोक्सिलेट एसिड समझ के कराओ, तो यहाँ से CO2 बाहर गया, H आके यहाँ जुड़ जाएगा, बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O CH2 COH, ऐसा बचेगा ना। तो जब COH ये है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा बीटा कीटो एसिड तो अभी भी बचा, है ना। तो ये वाला CO2 भी फिर से लॉस हो जाएगा। मतलब ये नहीं सोचोगे कि हीट किया है तो कोई एक ही बाहर करेंगे, है ना, क्योंकि जितने CO2 अगर ये स्ट्रक्चरल फीचर डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन सारे जगहों पर आप क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेट करा दोगे, जितने चाहे उतने CO2 बाहर करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2 मोल CO2 बाहर जाएगा, है ना, और जो फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड, है ना, तो ऐसे निकालेंगे। जैसे इसमें बता दो, तो इसमें 4 CO2 गए होंगे बाहर, बोलो भाई, ये भी गया होगा, ये भी गया होगा, ये भी गया होगा, ये भी गया होगा, और इसका भी जो फाइनल प्रोडक्ट मिला होगा आपको यही वाला मिल गया होगा। क्लियर है। इसमें देखो देखो ये दोनों आपस में जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी है और ये भी, तो पहले एक एक बाहर करा दे सबसे, फिर देखो यहां से एक एक बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बचा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बस ये पहचानना है। तो बीटा कीटो एसिड ये भी है, तो ये भी बाहर होगा, इधर से ये भी बाहर होगा, लेकिन ये नहीं बाहर होगा, क्योंकि ये जो है, अब ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पर एसिड है, तो इसमें दूसरा बाहर नहीं होगा, इसमें बस एक होगा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर अपने को लिखना है तो हम लोग लिख देंगे ऐसा कुछ, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि सर इसमें अगर इसको बाहर कराएंगे तो मान लीजिए अबव वाला बचेगा, अगर बिलो वाला बाहर कराएंगे तो, है ना, अबव वाला बचेगा, अबव वाला कराएंगे तो बिलो वाला बचेगा। तो सर इसको क्या बनाया जाए, अबव बना दिया जाए कि बिलो बना दिया जाए, मान लीजिए ऑप्शन में होता तो कोई भी बना सकते थे। अगर ये अबव बना दोगे और उसको पलट दोगे तो बिलो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ अबव बिलो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये कायरल नहीं है, ना ही ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ठीक है। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज दो डिफरेंट बनेंगे तब आप अबव बिलो सोचोगे, है ना। तो यहाँ पर तो सेम ही बन रहा है, समझ गए बात ना। नहीं समझे तो आप कॉपी में बना के देखिए अभी वीडियो पॉज करके, है ना, यही तरीका है, समझ गए बात। चलिए अब देखो पांचवा, इसमें देखो ये COH, ये अल्फा, ये वाला क्या बीटा, तो बीटा कीटो एसिड, यहां से CO2 बाहर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर भी ब्रिजहेड पर पहले पाई बॉन्ड आता था, मतलब केवल वही बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट होंगे जिनका इनॉल स्ट्रक्चरली पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये वाला डीकार्बोक्सिलेट नहीं करेगा, उसी तरह से ये भी नहीं करेगा क्योंकि ब्रिजहेड वाला कंपाउंड है, नहीं। तो इसमें ये वाला नहीं करेगा क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, लेकिन इस वाले COH से देखो
ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये बीटा कीटो एसिड है, अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर तो आ ही सकता है, इसलिए ये वाला CO2 बाहर बड़े आराम से किया जा सकता है। तो इसका प्रोडक्ट अगर अपने को लिखना होगा तो हम लोग ऐसा लिख देंगे। समझ के बाद दिखाई दे रहा है सबको ना? चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, अब करना शुरू करिए। थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड। ठीक है, पॉज करिए और इसको भी करिए। हो गया होगा। अब देखो, ये जो है ये सॉल्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड है, वही है ना? और इसको भी हीट करते हैं तो CO2 का लॉस होता है, पता है अपने को, और निगेटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन पे। बोलो भाई, जिससे CO2 जुड़ा रहता है COO माइनस, उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो यहां पर नेगेटिव आ गया। अब देखो ये नेगेटिव ऐसा रेजोनेंस कर रहा है ना, तो सेकेंड स्टेप में ये जो H2O दिया हुआ है, ये H2O से क्या होगा? H2O जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यही काम होने वाला है ना? H2O यही दिया हुआ है, या तो H2O लिख सकता है सवाल में, या H प्लस भी लिख सकता है, या कोई एसिड लिख दे, HCl लिख दे, H2SO4 लिख दे, सबका मतलब क्या है? सेम है। अब देखो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो A प्लस बी, तो देखो जरा, मेरे हिसाब से इसमें एक प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 बोलिए, मतलब यहाँ जो नेगेटिव था H यहीं आके जुड़ जाए तो एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, और एक बार ये अगर रेजोनेंस कर जाएगा तो नेगेटिव इस पर आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H यहाँ जुड़ेगा तो एक और प्रोडक्ट मिलेगा, और B प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 बोलिए, ऐसा बनेगा कुछ, है ना? एक प्रोडक्ट, तो एक एक ये प्रोडक्ट मिला और एक ये प्रोडक्ट मिला। समझ गया ना बात? तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर A और B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो थर्ड वाला, है ना? थर्ड वाला जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है,
उसको हीट कर रहे हो, पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो फिर मैकेनिज्म पलटना होगा, और जब मैकेनिज्म आपने देखा होगा क्वेश्चन करते समय, तो ये मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH, ये CO2 बाहर जा रहा है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आता था, याद आ रहा है ना। और फिर टॉटोमराइज जब करेगा तो टॉटोमराइज करके फिर ये कायरल सेंटर पे दोनों बनेंगे। मैं बना देता हूं, देखिए, है ना, अगर एक बार इसको आपको समझा दिया जाए, देखो तो जरा, मैकेनिज्म से एक बार ये CO2 लॉस करने पर आप यहां तक पहुंच गए होंगे, और फिर यही तो एग्जाम्पल हमने लेकर समझाया था कि जब ये वापस आएगा, जब ये इधर नेगेटिव आएगा, तो ये H ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ जुड़ेगा, मतलब ये कायरल होगा। मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट COOH, है ना, यहाँ पर आएगा D, यहाँ CH3, और यहाँ पे मान लीजिए H बना रहे हैं, और प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ये H है ना, ये H यहाँ पर आएगा, और एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें H यहाँ, D यहाँ, CH3 यहाँ और COH यहाँ। समझ में आ रहा है ना बात। तो जब ये आप मैकेनिज्म के थ्रू आए होंगे और फिर यहाँ पे कायरल हो रहा होगा, तो दोनों मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, ये बन रहा है ना, वही बात मैंने वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में की थी। तो एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, और ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा तो कितना बोल दोगे, 2, और रिलेशन पूछा जाएगा तो बोल दोगे एनेंटियोमर्स। ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं। और नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये जो बन रहा है, ये बन रहा है क्या, रेसिमिक मिक्सचर। समझ गए, रेसिमिक मिक्सचर, पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेंगे, नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसी प्रोडक्ट को, ये समझ में आ गया सबको ना। इसको मैकेनिज्म से ना सोचकर अगर ऐसे सोचा जाए कि सर अगर एक बार ये CO2 जाएगा तो यहाँ पर H बच जाएगा, और जब ये CO2 जाएगा तो ये COH तो रहेगा और यहाँ पर H बच जाएगा, तो यही दोनों प्रोडक्ट बना है और हम ऐसा सोच के बना रहे हैं, तो ये बात भी सही है, ठीक है ना। एक बार ये CO2 बाहर कर दो तो यहाँ H आ जाएगा, एक बार ये बाहर कर दो तो यहाँ H आ जाएगा, और दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखने के लिए ये तरीका भी सही है, ठीक है। चलो, लेकिन हो कैसे रहा है ये, मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें बताओ, है ना, इसमें भी देखो वही चीज है। तो इसमें भी प्रोडक्ट, एक बार ये CO2 बाहर करोगे तो H यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार ये CO2 बाहर करोगे तो H यहाँ जुड़ जाएगा। तो मैं अगर प्रोडक्ट लिखूं तो नीचे वाले पर तो जैसा था वैसे ही लिख दिया जाएगा, ऊपर वाले पर मैं एक बार H यहाँ और COH यहाँ, और एक बार, आंसर चेक कर लो सब लोग, देखो एक बार ऐसा बन जाएगा, यही दोनों बनेंगे, ठीक है, ठीक वैसा जैसा यहाँ किया है। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा गया तो कितना बोल दिए, 2 बोल दिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे। इस बार इसका मिरर इमेज नहीं है ये, देखो, है ना, केवल इस वाले कायरल सेंटर का मिरर इमेज बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, और एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है और सेम भी नहीं है। तो ऐसे पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, डायास्टीरियोमर्स, है ना। डायास्टीरियोमर्स मतलब ऐसे मिरर इमेज, स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, है ना, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। बन गया होगा सबका। नेट सॉल्यूशन विल बी, अगर यहां पूछा जाता तो नेट सॉल्यूशन विल बी, तो अब पहले देखो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बोलना है अपने को, तो पहले ठहरो, यहाँ पर नेट सॉल्यूशन क्या है, दिमाग लगाइए। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके पास POH COH नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी है, क्योंकि इसके पास भी POH COH नहीं है। और क्या ये इसका एनेंटियोमर है, नहीं है, तो मतलब नेट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो नेट सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, क्योंकि केवल एनेंटियोमर अगर बनते हैं दोनों, तो एक का जो ऑब्जर्व्ड डिग्री ऑफ एंगल होगा उसके मिरर इमेज का उतना ही निगेटिव होगा।
लेकिन डायस्टेरोमर्स में तो दोनों का ऑप्टिकल जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग हो सकता है ना। वो जरूरी नहीं कि +30 है तो -30 हो, वो कुछ और भी हो सकता है। तो नेट सोल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इसमें बता दो, कर लिया है इसको, जरा देखो तो इसमें एक CH अबव होगा एक बिलो होगा, भले बनाया नहीं गया है लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि ये sp3 है और ये अगर रिंग ऐसे हो गई तो ये अबव बिलो होना ही है। और ये मिथाइल आपको अबव दिया हुआ है फिक्स्ड, तो इसको इस बार अबव मानेंगे। और अगर यहां से अबव वाला COH मान लिया कि ये वाला अबव है, आप बना सकते हैं कोई भी एक अबव कोई भी बिलो, तो ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर यहां से CO2 बाहर करोगे तो बिलो वाला रह जाएगा और बिलो वाला बाहर करोगे तो अबव वाला रह जाएगा। तो यहां पर जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इस मिथाइल को पहले हम लोग जैसा है वैसे ही बना दें और एक बार बिलो वाला COH बाहर गया तो अबव वाला बचा है और एक बार अबव वाला बाहर गया तो बिलो वाला बचा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? तो अब ये आपसे पूछा गया कितने प्रोडक्ट बने भाई, 2 प्रोडक्ट बने, ये आंसर हो गया। इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये सिस है और ये ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस हमेशा एक दूसरे के ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरोमर्स, क्योंकि ये और ये सेम भी नहीं है और ये इसका मिरर इमेज भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में डायस्टेरोमर्स हो गए, तो इसका भी आंसर यही हुआ। ठीक है, नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली, फिर ठहरोगे है ना, फिर बताओ। तो क्योंकि सर यहां पर बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्योंकि यहां भी डायस्टेरोमर्स आ गया है तो आंसर मेरा सेम है। ऐसे सोचना नहीं है, नहीं क्या बोलो भाई, कैसे सोचना है, क्या मैं अप्रोच बताया हूं, नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, पहले एक को देखे क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरे को देखे क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर हैं, समझ रहे हैं ना बात, तब हम लोग ये चीज डिसाइड कर रहे हैं। वैसे यहां देखो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं है, क्योंकि इसके पास ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो ऐसे सीधा काट दें तो ये COH ये CH3 स्लाइस हो जाने वाला है, और इसको भी अगर ऐसा ही काट दो, भले ये बिलो है तो बिलो रहते हुए भी तो स्लाइस हो सकता है, समझ रहे ना बात। ये पेन है, ये पेन बिलो रहेगा तो भी स्लाइस होगा, तो दो हिस्सों में बराबर कटेगा और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज होगा। अगर ये पेन अबव होगा तो भी अगर ऐसे काटोगे तो भी ये पेन दो हिस्सों में स्लाइस होगा और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज होगा। तो चाहे ये अबव हो चाहे ये बिलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दो हिस्सों में स्लाइस तो होगा ही इसी प्लेन से, इस प्लेन से। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास और इसके पास दोनों के पास POS दिखाई दे रहा है ना, तो इस वजह से दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, तो नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इस केस में, और इस केस में नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो, तो जरूरी नहीं है कि डायस्टेरोमर्स आ गया तो बस आंसर कर दिए, याद कर लिए, है ना। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना। चलिए आगे देखा जाए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। सोडा लाइम प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोडा लाइम प्रोसेस देखा जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।